सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक ऐसे राजनीतिज्ञ के साथ में रूबरू हो रहे हैं जिसने अपनी सहजता से, अपनी कर्मठता से राजनीति में जो ऊंचाई हासिल की वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की, जिन्हें बतौर राज्यपाल छत्तीसगढ़ में कार्य करते हुए 3 साल का समय आज पूरा हो रहा है। इन 3 साल के संदर्भ में तो हम उनसे बातें करेंगे ही, साथ साथ उनका जो 6 दशक का जीवन रहा है उस जीवन के संदर्भ में भी कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे अनुसुईया उइके जी के अब तक के सार्वजनिक जीवन पर। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगी। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल को आप शिक्षिका, एक प्रोफेसर, जुझारू महिला, समाज सेवी, लोकप्रिय नेता चाहे जिस रूप में देख सकते हैं, हर रूप में आप उन्हें मुकम्मल ही पाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव से निकलकर सत्ता की ऊंचाइयां देखने वाली अनुसुईया उइके का जीवन संघर्ष समूचे समाज के लिए प्रेरणीय है। बचपन से ही कुछ अलग करने की जिद ने उन्हें गांव से छिंदवाड़ा पहुंचा दिया, क्योंकि गांव में 8वीं तक का ही स्कूल था। नेतृत्व क्षमता का ही जुनून था, जिसकी शुरुआत उन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट लीडर से की। पढ़ाई पूरी कर छिंदवाड़ा जिले के ही एक कॉलेज में 1982 से 1985 तक पढ़ाया, लेकिन सच की लड़ाई के लिए मशहूर हो चुकी अनुसुईया उइके की मंजिल कहीं और थी। तत्कालीन सांसद कमलनाथ ने विधानसभा के लिए टिकट दिलाई और वो 26 साल की उम्र में विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ गई। 1985 से 1990 तक विधानसभा दमुआ की विधायक रही। 1988 से 89 के बीच मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1998 और 99 के बीच भूमि विकास बैंक की प्रभारी अध्यक्ष रही। 2006 में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। 2002-2005 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में काम संभाला। साल 2006 से 2012 के बीच राज्यसभा सांसद रही। 2017 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष चुनी गई। 2019 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में मनोनीत हुई। राज्यपाल की भूमिका में उनकी सक्रियता पूरे देश में चर्चा का विषय है। राजभवन से निकलकर आदिवासी बाहुल इलाकों की समस्याओं से रूबरू हुई और प्रदेश और केंद्र सरकार से उन्हें हल कराने का प्रयास किया। बतौर 3 साल राज्यपाल के पद पर काम करने वाली अनुसुईया उइके अपनी सहजता, सरलता और सजगता से लोकप्रिय है। समाज में महिलाओं की स्थिति बदलते देखना ही उनका सपना है, जिसे वो पूरा करने दिन रात जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुसुईया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई 3 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के संदर्भ में, और जानना है ये 3 साल आपके अनुसार क्या है? 3 साल तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे गुजर गए ये मुझे खुद को ही विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 1-1.5-2 साल तो हमारा ये कोरोना संकट काल से गुजरा, और उस बीच में फिर भी मैं समझती हूँ कि इस 3 साल में अभी तो बहुत कम मतलब लोग देखने को मिला, उनकी समस्या समझने को लगा, मतलब मेरे सामने आई। और भौगोलिक दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ का जो कि काफ़ी कुछ आदिवासी बहुल प्रदेश भी है, जिले भी हैं, तो कुल मिला के बहुत कम मेरे को जाने का भी मौका मिला, अवसर मिला है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि ये 3 साल का कार्यकाल कुल मिला के एक संतोषजनक, अपने आप को तो मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सोचती हूँ कि अभी मुझे बहुत काम करना है यहाँ पर। आपको बहुत काम करना है, ये इच्छा आपके मन में है, पर हम समझना ये चाहते हैं कि छिंदवाड़ा के बेहद पिछड़े इलाके, छिंदवाड़ा स्वयं अपने आप में बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, उसमें भी दमुआ क्षेत्र, वहाँ से आप निकली, यहाँ तक पहुँच गई। आजकल जब बैठती हैं तो अचरज नहीं होता है कहाँ से चले थे, कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो विश्वास भी नहीं होता कि कभी कल्पना भी नहीं था। ठीक ही में सपना भी, मतलब ये बात तो सोच नहीं सकते, एक सोच सकते विधायक, सांसद, मंत्री तक जी, लेकिन गवर्नर, राज्यपाल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको बताएं कि ये एक ऐसी पोस्ट होती है संवैधानिक जो बहुत ही सीनियर मोस्ट, और जनरली हम सुना करते थे कि सब 65, 70, 80, 85 साल की उम्र के लोगों को ही बिठाला जाता है। हाँ,
लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि जो मेरी सेवा भावना ने, जो मेरी कर्तव्य निष्ठा समाज के लिए और लोगों के लिए मैंने शायद कुछ किया है, और उसका ही परिणाम है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। पर आपसे समझने चाहते कि आपने अलग अलग भूमिकाओं में काम किया। आपने विधायक के तौर पर भी काम किया, सार्वजनिक जीवन की बात कर रहा हूँ, यूँ तो आप शिक्षक भी रहीं, लेकिन आपने विधायक के तौर पर भी काम किया, सांसद के तौर पर भी काम किया, पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर भी काम किया, यहाँ तक कि महिला आयोग और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग में भी उपाध्यक्ष के तौर पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। उन तमाम दायित्वों में और बतौर राज्यपाल काम करने में क्या मूलभूत अंतर आपको महसूस हुआ, और कितना संतोष या असंतोष इस नई भूमिका को लेकर आपके मन में आता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा जो अनुभव रहा है, विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजाति आयोग, सबके अपने अलग अलग काम करने के तौर तरीके रहे, और उनका अपना जो अधिकार और तमाम अलग अलग भिन्नता थी उसमें। अब विधायक मंत्री का तो जो है 5 साल का रहा, उस समय तो नई उम्र में हो गई थी 26 साल में, और एक जुनून था और फाइटर के रूप में मानी जाती थी। लोगों की जो भी होता था मुझे भूल जाती थी कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी या सत्ता की हूँ। जो आता था लोगों की समस्या तो बेधड़क विधानसभा में उठा देती थी, तो उस पर कई बार मुझे समझाया करते थे कि नहीं, तुमको अभी अपना दायरे में रहकर ही बात करें, लेकिन फिर भी एक काम करने का जुनून था। फिर उसके बाद में दिल्ली में पहुंची, और कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि दिल्ली के एक माहौल से जी, एक मतलब एक गांव से निकलकर शहर से और एकदम दिल्ली पहुंच जाना, और वहाँ भी जो वातावरण देखा, राष्ट्रीय महिला आयोग जो देश की 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा आयोग जहाँ पर उनकी सुरक्षा, रक्षा और उनके अधिकारों की बात करना और उनको संरक्षण देने वाला, तो हम 5 महिला और 1 अध्यक्ष। तो फिर भी मेरे को बहुत थोड़ा सा वहाँ भी अपने आप को एक झिझक तो थी मुझे जी, और वहाँ का जो वातावरण सारा अंग्रेजी मय था जी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली सारी वो थी। पर पता नहीं शुरू से एक कॉन्फिडेंस तो रहा मेरे को, मैं डरती नहीं थी, जी, मगर जो कमान मुझे लगता था अपने कामों में और एक अपनी मतलब बात पर, और मैं बोलती कि ठीक है हिंदी है तो मेरे लिए तो हिंदी प्राथमिकता है। और फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने फिर सोचा, बोल्ड होने के नाते मैंने कहा 50% हम उन महिलाओं के लिए काम करते हैं जो 80% महिलाएं अशिक्षित है, जागरूक नहीं है, और वो अंग्रेजी का लिटरेचर पढ़ेंगी जिनको जाकर आप ये जो सारी चीज़ें किताबें जी, तो मैं तो फिर उनको, आपको विश्वास नहीं होता, मैंने 50% हिंदीकरण करा दिया वहाँ। जी, और बहुत सारे देश भर के दौरा किया मैंने महिलाओं को, विशेष तौर पर ट्राइबल मूवमेंट के लिए मैंने एक उनकी एक अध्ययन किया, क्योंकि ज्योग्राफी वाइज देश में अलग अलग विभिन्नता में ट्राइबल की अपनी स्थिति है। हिमाचल की अलग होगी, झारखंड की अलग, उड़ीसा की अलग, इस तरह का अलग, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का। तो मैंने एक मतलब देश के परिप्रेक्ष्य में केवल ट्राइबल महिलाओं की उनकी समस्या और समाधान, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जो है उन तमाम स्थिति को, उनकी सशक्तिकरण की दिशा में क्या मतलब किस तरह का कार्य किया जा सकता है। तो मैंने 6 रीजनल वर्कशॉप भी किया था जी, देश में। एक मनाली में गए तो ये बड़ा सौभाग्य मिला, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो मेरे सेमिनार के मुख्य अतिथि थे। जी, एक गुवाहाटी में किया, एक नासिक में किया, एक मध्य प्रदेश में किया मैंने। और इन तमाम सारी मीटिंगों को मतलब मैंने अध्ययन करके फिर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, तो वो सारी रिकमेंडेशन मैंने वहाँ पर भेजा। आपको यकीन नहीं होता कि मेरी रिकमेंडेशन के आधार पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो बजट का प्रावधान रहता था कि केवल आदिवासी के नाम से ही होता था, महिलाओं का स्पेशल बजट नहीं था, तब उन्होंने आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना बनाई नीति, और उसमें स्पेशल बजट पूरे देश में ट्राइबल महिलाओं का सशक्तिकरण की दिशा में कि वो छोटे छोटे कैसे कार्य कर सकी, उसका एक स्पेशल बजट का प्रावधान। तो ऐसे बहुत सारे टोनी को लेकर जो अंधविश्वास, ट्राइबल महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, छत्तीसगढ़ में टोनी की बात कर लीजिए, आपके झारखंड में जो है वहाँ पर डाइन को लेकर,
तो ये इसको भी कैसे रोका जाए, उस दिशा में भी मैं आई थी सरगुजा उस जमाने में, जब महिला आयोग में थी। कांकेर का दौरा किया, अंबिकापुर का दौरा किया। मैं उस जमाने से जी मतलब छत्तीसगढ़ के परिवेश जानती थी, जी। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक एक हुआ हुआ करते थे। तो ये जो चीजों का आपने जो मुझसे पूछा जी कि वहां से इतने पदों से आप निकल कर, तो ये मेरे जीवन का यहाँ आकर काम करने में मुझे बहुत आसान हुआ, जी एक अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भी संवैधानिक पद था। जनजाति आयोग में भी मैंने बहुत काम किया, राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक प्रकार से वो भी एक संवैधानिक जुडिशियली उसका भी एक काम करने का तरीका था। और राज्यसभा सांसद का भी एक लोगों से मिलना जुलना, लोग विधान राज्यसभा में इतने बड़े विद्वान लोग 250 देश के गिने चुने ऐसे लोगों के बीच में मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हाँ एक बात जरूर है कि इन सारी पोस्टों से ये अलग है। क्यों? जी कि वहाँ स्वतंत्रता थी। अब यहाँ पर ये 4 दीवारी के अंदर जो प्रोटोकॉल होता ना, जी ये मुझे परेशान करता है, क्योंकि आम व्यक्ति जो आता है, लेकिन उससे कोशिश तो करती हूँ कि मैं मिलूं, जी लेकिन मेरी इच्छा होती कि मैं भी कहीं बाहर घूमने जाऊं, लोगों से मिलने जाऊं, अपने घर भी चली जाऊं जब चाहे। वहाँ तो जब चाहे आ जाती थी, जी लेकिन यहाँ तो पूरा सारे जो आजू बाजू दाएं बाएं सब बिल्कुल जो है खड़े रहते हैं घेरा बना के। अब ऐसी स्थिति में एक पब्लिक सार्वजनिक लाइफ जो है हमारी उतनी नहीं रहती नहीं है, रहती। और आम व्यक्ति से भी थोड़ा सा दूरी सी बन जाती है कि जब चाहे कोई मिल ले, तो ऐसा नहीं होता है। इसका अब एक अपना दायरा है, एक प्रोटोकॉल है, तो वो मुझे परेशान तो करता है, लेकिन एक जिम्मेदारी में काम करने में और जो कुछ भी मैं मिलती हूँ यहाँ के लोगों से तो बड़ा अच्छा लगता है। शायद मुझे छत्तीसगढ़ का जो स्नेह मिला लोगों का जी इन 3 सालों में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं जैसे होता है ना कि हम किसी दूसरे राज्यों में जाकर वो एक मानते हैं कि इनका और हमारे बीच में, तो कभी यहाँ तो हर कोई व्यक्ति मुझे अपना नजर आता है, जी। और उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी मेरे प्रति वही इतना स्नेह तो मिलता है। आप ये जो सहूलियत और परेशानी बता रहे हैं कि ये जो मैं इतनी जगह काम की इसलिए मुझे सहूलियत रही, थोड़ी सी परेशानी होती है तो इसलिए होती है कि थोड़ा बंधन है यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि परेशानी और सहूलियत इतनी ही है, या आप एक ऐसे राज्य की राज्यपाल बनाई गई जो आपके पैतृक राजनीतिक दल से उलट सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की आप नेता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और राज्य आपको वो दे दिया गया है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी की सरकार है। इसने आपको कितनी सहजता या कितना संकट में डाला? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कोई संकट वाली स्थिति इसलिए भी नहीं रही कि मेरा काम करने का ये जो तरीका रहा जी राजनीतिक जीवन का, मैंने हमेशा एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करना चाहा, लोगों के साथ संवाद मेरे रहे सभी व्यक्ति के साथ, और इस तरह की मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करती थी कि जो व्यक्ति विशेष को लेकर और इस तरह का, ये नहीं। एक रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ मैंने लोगों का कार्य किया, और दोनों पक्ष आज भी मुझे छिंदवाड़ा में ऐसा वो महसूस नहीं करते, दोनों पक्ष मुझे अपना ही तरह मानते हैं कि वो हमारी अपनी है जी। तो इसलिए यहाँ पर भी वही स्थिति रही। मैंने दोनों पक्ष के जो लोग थे जी दोनों के साथ संबंध पहले से ही थे, जी तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं आई। और बीच बीच में कभी कभी कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो वो भी उनको भी कन्विंस करा देती, समझ में आ जाता है कि भाई इसके विरुद्ध में नहीं जा सकती जो संविधान में दिया है, जी। तो उसको एक समन्वय के साथ मिलकर ही कार्य किया जा सकता है। तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों को भी सुलझा लेती हूँ। लेकिन ये सवाल इसलिए मौजूद है कि देश के बाकी राज्यों में इस प्रकार के तनाव की खबरें आप भी पढ़ती रहती हैं, हम दिखाते भी रहते हैं, जिसमें राज्यपाल और विरोधी दल की जहाँ पे सरकार है उनमें संबंध अपेक्षाकृत काफ़ी कटु रहते हैं। आपको कितनी बड़ी चुनौती रही 3 साल के दौरान? मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ गलतफहमी और बहुत सारी चीज़ों का वो रहा जी। और मेरे तरफ से तो मैंने हमेशा कोशिश की कि सरकार के बीच और हमारे बीच में एक अच्छा समन्वय बना रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, क्योंकि चूंकि भाई ये सरकार भी मेरी अपनी है, प्रदेश भी मैं संरक्षक होने के नाते, तो क्योंकि ये जो मेरा अपना सोचना वहाँ राजनीतिकरण करने की बात नहीं रहती है। अब ये तमाम मुद्दे अगर मैं उठाती हूँ, इसको क्या कहेंगे आप,
जनता की भावना आज, चाहे वो ट्राइबल की समस्या को लेकर समय समय पर, ये कोई भी विषय, तो जो कि सरकार को करना ही चाहिए। आप तेंदुपत्ता की बात करूं, 18-19 और 19-20 का 2 सालों का ट्राइबल का हमारा जो लघु वन उपज पर आधारित जीवन उनका, अब 597 करोड़ रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया। उनके 2 साल के उनके बच्चों को अगर छात्रवृत्ति नहीं दी, तो क्या मैं उस मुद्दे को लेकर विशेष सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करूंगी जब वो मेरे पास लोग आ रहे हैं। और इसी तरह से अनेक, आज जैसे सुपेबेड़ा की बात आई थी जो मेरे दौरान, ये भी कितना एक मानवीय मतलब संवेदना का बड़ा विषय था जी। आज भी 2 साल हो गए उसका, जो 3 साल होने जा रहा है। मैं तो स्टार्टिंग में गई थी, आज ही मैंने कल में पेड़ा, तो अभी टेंडर ही हो रहा है। 14 करोड़ रुपए उसी दिन, मैं अगर नहीं जाती तो शायद ये स्वीकृत नहीं होता जी। वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचते, डायलिसिस की मशीन नहीं होती, सब बंद पड़े हुए थे। तो ये तो सरकार अगर इसका निराकरण करेगी, प्रदेश की सरकार का काम है जी। तो इसका ध्यान मेरा आकर्षित करना। और ऐसे बहुत सारे विषय, अब ऐसे ही विश्वविद्यालय वाली बात भी आई जी। बहुत सारी चीजों में वो हुआ। अब आप बताइए, जो पार्लियामेंट का पास किया हुआ बिल, यूजीसी की का जो पार्लियामेंट में पास किया हुआ बिल, आप उसको उलट कैसे कर सकते हो? उसके अधिकार गवर्नर की कैसे, ये तो संविधान में वैसे ही कुलाधिपति बनाया, और उसके लिए जो सारे नियम कानून उस प्रक्रिया के तहत ही मैं करूंगी ना। आप को चाहिए था कि इन चीजों में बैठकर समस्या का सुलझाकर उसको कैसे, आपको अगर बनाना ही था, संशोधन लाना था, तो उसको और आगे मेंबर बढ़ा सकते थे, जो लोकसभा का यूजीसी का उसके तहत नहीं होता। लेकिन सीधा सीधा बिल्कुल कि ये सारे अधिकार हम मेरे से छिन जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ों में बीच में बात आई, फिर उनके सामने ये सारा मैंने रख दिया, तो वो शांत हो गए। तो इसमें इस तरह का गवर्नर और इसके बीच में एक संवैधानिक पद, मैं कोशिश करती हूँ कि हम जनहित के कार्य में, प्रदेश के हित में काम में समन्वय के साथ करेंगे तो आखिर प्रदेश का ही लाभ होगा। आपने कहा ये मेरी सरकार है, तो अपनी सरकार से कितने संतुष्ट हैं अनुसुईया उइके जी? जानने में हमारी बड़ी रुचि है। अभी तो सरकार जो है, बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे काम तो और योजनाएं और नीति तो बना रही है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक वो आखिरी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा तो ये सारी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ें जो आज भी लोग मेरे से आके मिलते हैं, बताते हैं कि उनको कई तरह की परेशानियां चल रही है। अभी भी देखिए, यहाँ 45 लाख लोग प्रभावित हैं 22 जनजातियों की केवल मात्रात्मक त्रुटि को लेकर। अब सरकार को ये चाहिए, जो चीज़ सरकार को भी चाहिए, मैं भी मामला उठा रही हूँ। ये बहुत बड़ा इशू कि वो सारे सरकारी योजनाओं से वंचित है इतने बड़ी संख्या में लोग। अब तेंदुपत्ता की बात है, ये प्रबंधकों की, बेचारे 55,000 के लगभग ये प्रबंधक थे जिनकी 10 से 12,000 तनख्वाह 2020 के बाद लगातार, इसके पहले की सरकार से भी मांग की, उन्होंने भी पूरी नहीं की, फिर इन्होंने घोषणा पत्र में भी डाला, फिर मेरे पास वो लोग आते, फिर मैंने कहा, और मेरे पत्र के आधार पर वन मंत्री ने वो भी 2 महीने का 597 करोड़ भी रुपए रिलीज करवाया, और उनकी छात्रवृत्ति भी ये लिखित में मुझे वन मंत्री जी ने दिया। मैं तो धन्यवाद देती हूँ वन मंत्री जी को, कुछ भी कहिए वो बहुत गंभीर है, और जब भी मैंने पत्र लिखा तो मैं उनकी धन्यवाद भी देती हूँ, तारीफ भी करती हूँ कि ऐसे होना चाहिए। और इसी तरह का वो प्रबंधकों का, जहाँ 10 से 12 था 20,000 वेतन मान दे, तो ये सरकार का ही उसमें जाएगा ना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मामले हैं, लेकिन कुल मिला के अभी भी बहुत सारी विश्वविद्यालय में शिक्षकों का, स्टाफ का, प्रोफेसरों की कमी है। अभी नई शिक्षा नीति नहीं बनी है, जो कि होना चाहिए, जो है नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस जी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी लागू हो पूरे देश भर में, और इतनी अच्छी शिक्षा नीति है। हमें इस बात को, सरकार को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार की क्या योजना है और राज्य सरकार की। हम कहते केंद्र और राज्य सरकार एक ही उद्देश्य लेकर आपके प्रदेश को, यहाँ के नवयुवकों को, इनके भविष्य के लिए वो भी चिंता है। तो मिलकर अगर काम करेंगे तो इसका फायदा किसको होगा? प्रदेश को होगा, उन नौजवान युवकों को होगा जिनको इस आगे बढ़ना है, समाज और देश की सेवा करना है। आयुष्मान योजना जी, वो भी, उसमें भी शिथिलता। अगर ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार की, अगर प्रधानमंत्री से संबंधित पीएम का आवास योजना,
क्यों नहीं होना चाहिए? एक बात बताइए, उस गरीब ने क्या किया? उसका आवाज बनना चाहिए। इस बारे में मैं नहीं बोलती, उनके अपने मंत्री ने भी ये बात कही है कि कितना पैसा 8 लाख के लगभग जो है मतलब मकान वंचित हो गए और पूरा पैसा लैप्स हो गया। आप ये तो कर सकते थे ना। राज्य सरकार इस बात को लेकर आशंकित रहती है राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल संवैधानिक पद है, सब कुछ है, पर साथ ही उसके संदर्भ में व्यवस्था है कि वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। बिल्कुल। इसलिए राज्य सरकार जो केंद्र के विपरीत दल की सरकार होती है, उसे ये आशंका रहती है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर उनकी सरकार को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या ये आशंका आपके कामकाज को प्रभावित की है? क्या आप ये भरोसा वर्तमान सरकार के साथ बना पाई कि इस प्रकार की कोई स्थिति यहाँ के संदर्भ में नहीं? उनको ये लगता है, जबकि मेरा तो ऐसा है कि मैंने हमेशा बहुत सारे ऐसे मामले मेरे सामने उन्होंने उठाया और मैंने उसका समाधान, और वो समझ भी गए। अब बीच बीच में क्या होता है कि उनको अगर पॉलिटिकल राजनीति अगर करना तो वो अपना प्लेटफॉर्म आपस में राजनीति करें, मुझसे क्या लेना देना। अगर मैं कहीं गलत हूँ किसी तरह का, तो आप उस चीज के लिए, कहते हैं ना, जब भी कोई गवर्नर किसी चीज का अगर डिसीजन देता है या निर्णय लेता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये निर्णय हमारे अनुरूप नहीं है या गलत किया, संविधान के विपरीत किया, तो आप देखिए कि आप न्यायालय जा सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का देख लीजिए जी, कि वहां पर भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, डायरेक्शन वहां से मिला, मध्य प्रदेश का मामला आया। तो ऐसे ही अगर मैं जो विश्वविद्यालय को समय समय पर ये बात करते हैं कृषि को लेकर, हमारा नहीं कर रही, उनके इशारे पे, यही बात है ना आप बोल रहे हैं जी। तो आप बताइए, तो अगर मैं नहीं कर रही तो आप न्यायालय में जाकर बोलिए कि मैं गलत कर रही हूँ, गवर्नर ने ऐसा कर दिया, तो वो निर्णय तो कोर्ट है आपके सामने। लेकिन इसको आप बिना वजह राजनीति में मैं समझती हूँ कि नहीं लाना चाहिए, और जिससे आपके और हमारे बीच में अगर एक दूसरे का अच्छा समन्वय नहीं होगा तो इसका फिर प्रदेश के ऊपर असर पड़ेगा, प्रदेश के विकास में पड़ेगा, प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ेगा। एक बात जो आपसे और समझने की है वो ये है कि आपने कहा कि 4 दीवारी में गिर जाते हैं, पर इसके बावजूद भी ये महसूस किया 3 साल के दौरान कि यहाँ के गेट काफ़ी खुले, दरवाज़ा काफ़ी चौड़ा हो गया राजभवन का, लोग काफ़ी सहजता से आ जा सकते हैं। ये आना जाना जिस तरीके से आपने खुलापन लाया, इससे लोगों की ज़िंदगी में भी कोई बदलाव आया? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आप उन्हीं से पूछिए। जी, जब मेरे पास ट्राइबल के लोग आते हैं, प्रतिनिधि लोग आते हैं, तो उनको बड़ी उम्मीद जागी है जी। कि अभी तक ऐसा लगता था कि हम कहीं से भी नहीं सुन नहीं रहे, तो हम कहाँ जाएं, तो जाएं कहाँ? जी, शासन से, प्रशासन से, और जो जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार उस पर। अब जब से मैं मेरे पास आने का उनका जो शुरू हुआ, एक तो पहली बार तो ये है, कभी आखिरी व्यक्ति और आम व्यक्ति राज्यपाल से मिलने की कल्पना ही नहीं कर सकता। जी, और गेट की बात छोड़ो, उसकी दीवार तक भी आने का मतलब, तो जब से ऐसा लगा उनको कि जिस तरीके से वो मिलकर जाते हैं, उनकी बात को मैं सुनती हूँ और समाधान भी करने का प्रयास करती हूँ जी, कि, तो एक बात है कि ये चीजें उनके अंदर अब लगने लगा है कि हाँ, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो वर्षों से 2012-13 से ये पंचायत को, कुछ पंचायतों को लेकर लड़ रहे थे कि हमें नहीं जाना है नगर पंचायत में, हमें ग्राम पंचायत में भी रहना है। और बेचारे लोग पहले के गवर्नर को भी लिखा, कुछ लोग कोर्ट भी गए, लेकिन उनकी सबकी सहमति हो गई, सबकी अनुशंसा, इसके बाद भी सरकार ने उनका कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैंने अभी अभी बीच में 3-4 ऐसी जो नगर पंचायत थी उसको मैंने वापस कर दी, और सरकार लिखा मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को भी, कि ये इनके संवैधानिक अधिकार है, वैसे ही गलत हुआ है। जब ये नहीं चाह रहा है तो क्यों जबरदस्ती? मैंने कहा आप नहीं करते, क्योंकि गवर्नर को, आपको मालूम है 5वीं अनुसूची जो शेड्यूल एरिया है जहाँ पैसा कानून, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गवर्नर को मिला है। तो हम इसमें चाहे कोई भी नीतिगत फैसला और कोई भी निर्णय अगर चाहें जो कि बिल्कुल उनके खिलाफ में जा रहे हैं, तो ऐसे नियमों को भी हम बदल सकते हैं, बना के वहां पर लागू भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वही किया। लेकिन ये मेरा बार बार प्रशासन शासन से, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप इसमें, कोशिश करती हूँ कि हम आपस में टकराहट ना हो, एक समन्वय हो, उनका समाधान हो, उस विषय में मैं बात करते रहती हूँ। तो और दूसरी बात है, इस तरह का जब लोग आए, कई लोगों के साथ
पुलिस के द्वारा मारपीट हो गई, जी। जबरन उनको केस 70 साल मैंने फिर कार्रवाई के लिए इमीडिएट कहा कि कम से कम इस पर तो ये तो बिल्कुल ही अनजस्टिस हुआ। जी। फिर उसका समाधान हुआ। 40 महिलाएं मेरे पास आई बस्तर की, जिनके मकान अतिक्रमण में तोड़ दिए गए रेलवे कॉलोनी में। एक पार्षद ने उनसे 25-25 हजार रुपए ले ली थी और फिर उनको तोड़ने का नोटिस आए, फिर मैंने रुकवाया, फिर उसके ऊपर FIR करवाया। तो ये एक विश्वास क्यों नहीं होगा? सुपे बेड़ा गई, कुछ भी हो, कार्रवाई हुई। ऐसे ही आपका पिछड़ा अति पिछड़ा जनजातियों के नौकरी बंद थी, कैबिनेट में वो कनिष्क बोर्ड बना, वो सारी चीजें, स्कूलें बंद पड़े हुए थे, ये भी मुख्यमंत्री को। हालांकि एक बात मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे मेरे सुझाव को माना। मैंने दंतेवाड़ा उनकी बात की, नक्सलाइट जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसको आवास बनाने की बात की, उन्होंने घोषणा की मेरे कहने पर। तो ऐसा अगर होता रहे तो लोगों को फायदा होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि ये जो मिलने की, तो आप देखिए, मैं गई, जगदलपुर गई, अंतरगढ़ गई, कांकेर, आपका ये जो सरगुजा, ऐसे ही आपका पेंड्रा, ऐसे बहुत सारे ट्राइबल, 10 से 15 हजार लोग। अब बताइए, ट्राइबल का तो पहली बार कोई राज्यपाल के रूप में, अगर वो भी अपनापन एक होने के नाते अगर वो मुझसे ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो और होने के मतलब है कि चलो कम से कम एक उनके मन में एक विश्वास और कुछ चीजें तो उनके अंदर आई कि हाँ, अब हमारा गवर्नर, राज्यपाल एक अपनापन जैसा। आप आदिवासी गवर्नर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आदिवासी राष्ट्रपति हो गए, इस पर भी तो कोई टिप्पणी कीजिए। कई लोग आपके संदर्भ में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, बहुत लोग निराश हो गए। अब देखिए, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ये भी एक मैं तो एक राज्यपाल के रूप में तो हूँ, और वो राष्ट्रपति बन गई, ये बात भी सही है कि पूरे देश की महिला के लिए और आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो धन्यवाद देती हूँ। और जहाँ तक आपका कहने का मतलब है कि मेरा और उनका जो है चल रहा था, तो मैंने एक बार आपसे कहा था और मैं आज वो बात को कहूँगी कि ये भी देखिए, कभी कभी नाम तो चलता है और सबकी चलता है कि ये मंत्री बनेंगे, वो बनेंगे, वो बनेंगे, सारे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी अपनी उम्मीदें तो रहती है। लेकिन सच बता रही हूँ कि मैंने उस पद तक सपना नहीं देखा और न कल्पना किया। ठीक है, अगर किस्मत में, तो मैंने आपको एक बार सुनाया था कि तमन्नाओं की दुनिया तो हर कोई बसाता है, तमन्नाओं की दुनिया तो हर कोई बसाता है, पाता वही है जो यहाँ तकदीर लेके आता है। तो बात खत्म हो बात खत्म। लेकिन अभी बात राष्ट्रपति के संदर्भ में भले ही खत्म हो गई, लेकिन जानने में ये दिलचस्पी है कि अनुसुईया उइके की अभी भी सक्रिय राजनीति में लौटने की कोई इच्छा है कि नहीं है? आपकी जिस तरीके की सक्रियता रहती है, उम्र, स्वास्थ्य भी अभी आपके साथ में है, तो क्या राज्यपाल की भूमिका के साथ में ही आप अपने सार्वजनिक जीवन की पूर्णता देखती हैं, या अभी भी आपको लगता है अगर मौका लगेगा तो सक्रिय राजनीति में एक बार फिर वापसी करेंगे? देखिए, मैं ये कभी सोचती नहीं हूँ कि आगे क्या होना है जी। और जहाँ तक राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, मेरा दृष्टिकोण ये रहता है कि अगर मेरी उपयोगिता जी किसी रूप में जहाँ भी जरूरत होगी, वहाँ अगर उपयोग मेरा, मतलब जो हमारा नेतृत्व है उनको सोचना होता है, तो इन मामलों में निश्चित रूप से मेरा यही रहता है कि जो भी जिम्मेदारी आगे भविष्य में उनको, और मगर मैं उस चीज़ की अपेक्षा नहीं करती कि मुझे क्या चाहिए जी। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, सब में खुश। और हमेशा मेरा क्रम जो रहता है कि मैं हमेशा ये भी बोलती थी, ये भी कह दूं कि मंजिल मिले ना मिले इसका है मुझे गम नहीं जी। मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो कारवां तो है, तो मैं उस बातचीत को विराम की ओर ले चलता हूं और आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक निर्धारित कार्यकाल जो राज्यपाल का होता है वो 5 साल के लिए होता है। 3 साल की अवधि बीत गई, 2 साल का समय व्यवस्था के तहत अभी आपके पास है। छत्तीसगढ़ आपको बहुत भाता है, छत्तीसगढ़ को आप बहुत भाती हैं। ये 2 साल के लिए कोई रोड मैप आपके पास में है कि ये जो 2 साल का समय अभी बचा है राज्यपाल के तौर पर, क्या कुछ करना चाहती हैं आप?
देखिए, सबसे पहले भी मैंने जब आई थी सोची थी जी कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं अब बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी मेरा जाना आना रहा, बहुत सारे काम यहाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं और महिलाएं भी बहुत सशक्त है यहाँ पर। महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बहुत महिलाएं कुछ अच्छा कर रही हैं और विश्वविद्यालय का तो मैं कुलाधिपति होती हूँ, लेकिन अभी भी जो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत, मैं सच बता रही हूँ, जी अभी भी बहुत आवश्यकता है इसमें। इस प्रदेश में विश्वविद्यालयों का जितना सहयोग जिस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे नेक में भी प्रतिशत बहुत कम है और स्टाफ की भी कमी है और ये चीज़ें तो है ही, चूँकि ये जिम समय समय पर इन सब चीज़ों को मैं मीटिंग बुलाती हूँ। आने वाले समय में मैं सभी विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत जाऊंगी और समीक्षा करूंगी जी और देखूंगी कि इनकी यूजीसी की और स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार ये शिक्षा के क्षेत्र में और इनका विश्वविद्यालय किस तरह का कार्य कर रहा है। ये एक मेरी समीक्षात्मक बैठक होगी और वहाँ के अपने जो भी कमियां हैं जी और उस चीज़ को देखकर आगे सरकार के साथ बैठकर मैं बात करूंगी। दूसरी यह है कि यहाँ पर करीब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 13 जिले आते हैं और 6 आंशिक ऐसे 19 जिले। मैं वहाँ पर भी जाऊंगी कि इनके लिए स्पेशल पैकेज की जरूरत, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है जी और इनके लिए विभिन्न उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी तमाम मूलभूत जितनी भी आवश्यकता है और उन चीज़ों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास। लेकिन क्या वर्तमान में वो पैसे का और बजट का अनुसार क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी भी मैं मॉनिटरिंग करने वाली हूँ और ये देखूंगी कि वास्तव में इन लोगों का जो समस्या है और क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं दौरे के दौरान मेरे आए, उसका मैंने कोशिश की उसका समाधान करने का, फिर हम शासन और प्रशासन के साथ इन सब चीज़ों का वो करूँगी। और तीसरा ये भी है कि अभी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के राष्ट्रपति जी का पिछले समय 2020 में हमारी गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गवर्नर कॉन्फ्रेंस में कुछ फीडबैक हम लोगों को दिया गया था कि आप लोग कुछ कार्यक्रम इस तरह का, और ये अमृत महोत्सव को लेकर भी, और बीच में तो 1.5 साल कोरोना में चला गया, तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि ये पर्यावरण की दृष्टि से आप टास्क फोर्स जो है हर विश्वविद्यालय में इस तरह का गठन किया। कुछ 13-14 पॉइंट ऐसे आए हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर भी जो है, और तीसरा इस तरह का मतलब जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गवर्नर को ये कहा कि आप लोग भी हर जिले में जाकर नाइट हॉल करें, देखें, सुने, वहाँ पर ये सारी समीक्षा करें। तो और साथ साथ में तमाम सारी चीज़ों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं, यहाँ विभाग हैं, अभी तक मैंने इनकी नहीं, अब इन विभागों की भी समीक्षा करने वाली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको यहाँ बिठाला गया इस प्रदेश के लिए, आपके द्वारा क्या क्या योजना लाकर आपने क्या यहाँ पर अपनी उचित गतिविधि का संचालन किया, क्या लाभ यहाँ के लोगों। तो ये सारे विभागों की मैं समीक्षा करूँगी और इसके बाद ये भी करूँगी कि राज्य सरकार के जो विभिन्न इम्पोर्टेंट विभाग है उनके साथ भी मैं समीक्षा करने वाली हूँ। और बाद में जितने भी जो हमारे विश्वविद्यालय का और जितने भी कुछ इस तरह की सामाजिक संस्थाएं हैं उनका भी कार्य को मैं जाकर देखूंगी कि वो काम जो कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उन महिलाओं के क्षेत्र में भी सशक्ति करने की, कि उनकी जो हमारी महिलाएं हैं विशेष तौर पर ट्राइबल क्षेत्र की, ये इतने अच्छी मतलब काम कर रही हैं, तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको सही तरीके से जो आज विभिन्न, चाहे वो लघु वन उपज पर आधारित वाला क्षेत्र है, उनको रोजगार से चाहिए, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स है या बहुत सारी चीज़ें, तो उनको सही मार्केटिंग की भी व्यवस्था हो गरीबों के लिए। हालांकि सरकार कर रही है, इसमें दो मत नहीं है कि मैं जब से आ रही हूँ सरकार के तरफ से कुछ बहुत अच्छे कार्य भी किए यहाँ संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए, और ट्राइबल का कल्चर को, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा का बड़ा उत्साह मनाया गया ये 2 वर्ष मतलब के दौरान। और कई चीज़ों में कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ हमारा बहुत अच्छा कृषि के स्कोप है, हम कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर
ये तभी संभव होगा कि जब मैं चाहूँगी कि सरकार के साथ बैठकर चर्चा करके और कुछ अच्छा काम करे, तो ये सरकार मतलब ये प्रदेश में और लोगों को भी इसका लाभ हो। और छत्तीसगढ़ जो है अपने आप में इतना यहाँ पर स्कोप है टूरिज्म का, मतलब ये है कि वन उपज का, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, तो इसको भी बढ़ावा देने। तो ये सारी चीज़ों का मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के साथ मिलकर अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो मेरा 3 साल बहुत अच्छा रहेगा। तो कई क्षेत्रों में काम करने की योजना आपकी है। अब एक आखिरी सवाल, 65 साल का आपका जीवन हो गया, अपने जीवन से कितनी संतुष्टि या असंतुष्टि है अनुसुईया उइके जी को? क्या है जो हो गया और क्या ऐसा है जीवन के संदर्भ में जो लगता है कि ये रह गया? मैं तो हमेशा तो ये सोचती हूँ कि जीवन हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए जी। और मैं हमेशा वर्तमान में जीती हूँ। आगे भविष्य में क्या होना इसकी चिंता नहीं करती हूँ। और मेरा जीवन का जो जीने का तरीका भी यही रहती है कि हमेशा खुश रहो जी। और दूसरों की खुशी में, मतलब सेवा में जो आनंद आता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो मुझे इस बात की नहीं, मैं तो गीता के आदर्श उपदेश पर चलती है। वर्तमान की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। क्या लाए थे जो लेकर जाओगे, सब यही रह जाएगा। सच बता रही, इसलिए मैं लोगों को ये कहती हूँ, ना अहंकार करो, ना लालच करो, ना लोभ करो। जो है यही रह जाएगा। हमेशा लोगों के साथ अच्छे हंसकर, आनंद के साथ, और जैसे हमेशा आप मुस्कुराते रहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, तो आप दूसरों को भी कितनी खुशियां देते हैं। आपसे मिलकर हर व्यक्ति चाहता है आपके साथ बैठे, गप्पे मारे। तो जीवन यही तो है। तो कुल मिलाकर अनुसुईया उइके जी से जो हमारी बातचीत है उसमें उन्होंने मर्म की बात की, खुश रहो और अपने साथ लोगों को खुश रखो। कुल मिला के इस भावना से ही उन्होंने तकरीबन 4 दशक का सार्वजनिक जीवन जिया है। बतौर राज्यपाल भी जिस प्रकार की स्वीकार्यता प्रदेश में उन्होंने बनाई है, उसे देखकर लोग अचंभित रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि न केवल अतीत के 3 वर्ष बल्कि आगामी वर्षों में भी जितना समय वह छत्तीसगढ़ में बिताएंगी वह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा, स्तुत्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुसुईया हमारे से जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सम्माननीय अनुसुईया उइके जी से। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल हमेशा आपकी सेवा में तैयार। श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। GK TMT bars, शानदार स्ट्रेंथ, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। GK TMT, सपनों को जी के देखो। हर खेत में झूमे हरियर बाली,